33 जनवरी 1919 की ठंडी सुबह। रूस की बर्फीली धरती पर सूरज की किरणें अभी भी कोहरे में लिपटी हुई थीं। तभी 10 नौजवानों का एक समूह सफर पर निकला। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि एक सपना था। रोमांच का सपना, जवानी का उजाला और अपनी क्षमताओं को परखने की चाहत का सपना। 8 लड़के और 2 लड़कियां, सभी यूराल पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्रों, 20 से 30 साल की उम्र के बीच, लेकिन साहस और जुनून में पहाड़ों से भी ऊंचे। नेता था इगोर डायटलोव, बुद्धिमान, निडर, अडिग। उसके साथ थे जिनाइदा कोल्मोगोरोवा, चंचल, हंसमुख, डायरी लिखने की शौकीन। ल्यूडमिला दुबिनिना, कठोर मगर साहसी, जिसे बर्फ भी ठंडा नहीं कर सकती थी। रुस्तम स्लोबोडिन, एक खेल नायक, ताकतवर और जोशीला। अलेक्जेंडर कोलेवाटोव, शांत और वैज्ञानिक दिमाग वाला भी। यूरी क्रिवोनिश्चेंको, हंसी और मैंडोलिन की धुन से सबको जिंदा रखने वाला। निकोलाई थिबोब्रिग्नोल, गंभीर लेकिन बहादुर। यूरी डोरोशेंको, मजबूत और निस्वार्थ। सेमियोन जोलोटारियोव, सबसे बुजुर्ग, युद्ध का अनुभवी। और आखिर में यूरी युडिन, कमजोर शरीर मगर मजबूत आत्मा। ट्रेन की खिड़कियों से झांकती बर्फीली वादियों के बीच उनकी हंसी और गीत गूंज रहे थे। कोई डायरी लिख रहा था, कोई कैमरे में पलों को कैद कर रहा था, मानो पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में हो। फिर ट्रेन से उतरकर बस से ट्रक और उसके बाद बर्फ से ढकी सड़कों और घने जंगलों ने उनका स्वागत किया। हर दिन नई कठिनाइयां, चेहरे चीरती हवाएं, शून्य से भी नीचे का तापमान, शरीर को सुन्न कर देने वाली ठंड। मगर शाम होते ही तंबू लगाया जाता, आग जलाई जाती, सूप की खुशबू उठती और फिर दोस्ती, गीत और हंसी उस बर्फीले रेगिस्तान को एक पल के लिए स्वर्ग बना देते। लेकिन नियति की आंखों में कुछ और ही लिखा था। कुछ दिनों बाद यूरी युडिन की तबीयत बिगड़ी। पीठ और जोड़ों के दर्द ने उसे मजबूर किया कि वह वापस लौट जाए। जाते हुए दोस्तों ने मजाक में कहा, भाग्यशाली हो, कठिनाइयों से बच गए। और सच में वही असली भाग्यशाली था, क्योंकि वह अकेला जिंदा लौटा। बाकी 9 हमेशा के लिए खामोश हो गए। 8 फरवरी को कारवां पहुंचा उस पहाड़ की तलहटी में, जिसे स्थानीय मानसी लोग रहस्य और भय से खोलत सियाखल यानी मृतकों का पहाड़ कहते थे। शाम ढल रही थी, बर्फीली हवाएं गूंज रही थीं और एक अजीब सी दहशत चारों ओर फैल रही थी। इगोर डायटलोव ने शिखर से कुछ 100 मीटर पहले ही शिविर लगाने का फैसला किया। उपकरण व्यवस्थित किए गए, आल गई, भोजन तैयार हुआ और डायरियों में अंतिम नोट्स लिखे गए। किसी ने लिखा, इंसानी बस्तियों से दूर, बर्फ और तूफानी हवाओं के बीच ऐसी शांति पाना नामुमकिन है। यह उनके आखिरी शब्द थे। उसके बाद डायरी हमेशा के लिए खामोश हो गई। उस रात बर्फ से ढका तंबू खामोश खड़ा रहा। सिर्फ हवा का शोर और बर्फीले तूफान की सरसराहट सुनाई दे रही थी। और उस खामोशी के पीछे छुपा था एक राज, एक ऐसा राज और डायरी था जिसने आने वाले दशकों तक पूरी दुनिया को भय, आश्चर्य और सवालों के अंधेरे में डुबो दिया। 26 फरवरी 1919। बर्फीले तूफानों से ढकी हुई उस वादी में खोजकर्ताओं को आखिरकार वह खेमे का निशान मिला। वही खेमे का जिसमें कभी हंसी खुशी और गीत गूंजते थे। खेमे का आधा हिस्सा बर्फ में दबा हुआ था, मगर सबसे अजीब बात यह थी कि वह अंदर से फाड़ा गया था, जैसे किसी ने घबराहट में, जल्दबाजी में चाकू से रास्ता बनाया हो। खेमे के अंदर का मंजर और भी चौंका देने वाला था। सामान अपनी जगह पर रखा था, जूते करीने से रखे थे, खाने के बर्तन मौजूद थे, जैसे किसी ने सब कुछ अचानक अधूरा छोड़कर बाहर भागने का फैसला कर लिया हो। सवाल यह था कि आखिर वे किस डर से इतने भयभीत हुए कि अपने गर्म कपड़े और जूते तक छोड़कर बर्फीली रात में निकल गए। खेमे के पास बर्फ पर कदमों के निशान मिले, कुछ जूतों के और कुछ नंगे पैरों के। और हैरानी की बात यह थी कि वे कदम दौड़ते हुए नहीं, बल्कि संतुलित और सामान्य चाल के थे, जैसे किसी अनदेखे डर ने उन्हें बाहर निकलने को मजबूर किया हो या कोई उन्हें खींच रहा हो। ये कदम लगभग 500 मीटर तक दिखाई दिए और फिर अचानक गायब हो गए। शायद नई बर्फ ने उन्हें ढक लिया था।
उन निशानों का पीछा करते हुए खोजकर्ता एक सूखे पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां 2 लाशें बर्फ पर जमी हुई मिली, यूरी क्रिवोनिश्चेंको और यूरी डोरोशेंको। उनके शरीर पर सिर्फ कमीज और अंडरवियर था, जबकि तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था। पास ही आग के अवशेष मिले और पेड़ की शाखाएं 8-9 मीटर तक टूटी हुई थीं, जैसे दोनों ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की हो। सवाल यह था, क्या वे किसी चीज से भाग रहे थे या फिर ऊपर से कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे? उनसे कुछ दूरी पर पेड़ और खेमे के बीच 3 और लाशें मिलीं, इगोर डायटलोव, जिनाइदा कोलमोगोरोवा और रुस्तम स्लोबोडिन। उनकी हालत से लग रहा था कि वे खेमे की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे, मगर बीच रास्ते में बर्फ में गिर पड़े और हमेशा के लिए खामोश हो गए। रुस्तम के सिर पर गहरी चोट थी, जो किसी साधारण गिरने से कहीं ज्यादा गंभीर लग रही थी। अब तक 5 लाशें मिल चुकी थीं, लेकिन बाकी 4 कहां थे? यह सवाल सबके मन में जलती हुई आग की तरह भड़क रहा था। कई हफ्ते बीत गए, बर्फीले तूफान ने सब कुछ ढक दिया और तलाश लगभग नामुमकिन हो गई। आखिरकार मई 1950 में जब बर्फ पिघली तो एक गहरी घाटी में बाकी 4 लाशें मिली। ल्यूडमिला दुबिनिना, अलेक्जेंडर कोलेवाटोव, निकोलाई थिबो-ब्रिग्नोल और सेम्योन जोलोटारियोव। उन चारों की हालत रूह कांप आने वाली थी। निकोलाई की खोपड़ी बुरी तरह टूटी हुई थी, जैसे किसी ने जबरदस्त ताकत से वार किया हो। ल्यूडमिला की पसलियां टूटी हुई थीं और उसकी आंखें और जुबान गायब थीं। सेम्योन की भी पसलियां चकनाचूर थीं और चेहरा विकृत। विशेषज्ञों ने कहा, इन चोटों का कारण किसी इंसान का हाथ या जंगली जानवर का हमला नहीं हो सकता। इतनी ताकत तो मानो किसी भयावह दुर्घटना या भारी धमाके से लग सकती है। फिर एक और रहस्य खुला। उनके कपड़ों पर रेडिएशन के निशान मिले। यह खोज उस गुत्थी को और गहरा कर गई। सवाल बढ़ गया। जब बाकी 4 लाशें बर्फ के नीचे से निकाली गईं, तो यह रहस्य और भी गहरा हो गया। डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी कि उनके जख्म किसी आम हादसे या इंसानी हमले से नहीं हो सकते। यह दबाव इतना भयंकर था कि जैसे किसी गाड़ी के नीचे आने से लगता है। मगर सवाल यह था, उस सुनसान बर्फीले पहाड़ पर गाड़ी आई कहां से? आखिर किस अदृश्य ताकत ने उन्हें इस हद तक कुचल दिया था? फिर जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। ल्यूडमिला दुबिनिना और सेम्योन जोलोटारियोव के कपड़ों में रेडिएशन के कण मिले। यह खोज डरावनी थी, क्योंकि रेडिएशन किसी सामान्य जगह पर नहीं मिलता। कुछ ने कहा, यह सोवियत यूनियन के गुप्त परमाणु प्रयोग का नतीजा हो सकता है। शीत युद्ध के दौर में ऐसी बातें आम थीं। लेकिन सवाल यह था कि अगर यह सच था, तो सिर्फ कुछ कपड़ों पर ही रेडिएशन क्यों मिला? इसके बाद कई थ्योरीज आईं। कुछ ने कहा, शायद वे एवलॉन्च में फंस गए हों। लेकिन जब खेमे को पाया गया तो उस पर बर्फ की सिर्फ हल्की सी परत थी। अगर सचमुच एवलॉन्च आया होता तो खेमे को कई मीटर गहरी बर्फ के नीचे दब जाना चाहिए था। यह थ्योरी जल्दी ही खारिज कर दी गई। कुछ ने इसे मानसी जनजाति का हमला बताया, लेकिन लाशों पर किसी हथियार का निशान तक नहीं था। यह संभावना भी मिटा दी गई। और फिर सबसे रहस्यमयी बात आई सामने, उनकी आखिरी तस्वीरें। कैमरे में जो फोटो मिली, उनमें से एक में आसमान पर अजीब रोशनियां थीं। कुछ ने कहा ये यूएफओ की लाइट्स थीं, किसी एलियन का सबूत। कुछ ने कहा मेटियोनर शॉवर था। मगर अगर सचमुच कोई आकाशीय हमला हुआ तो कोई मलबा क्यों नहीं मिला? यह सवाल आज भी हवा में लटका हुआ है। अंततः सोवियत अधिकारियों ने केस बंद करते हुए सिर्फ इतना लिखा, अ कंपेलिंग नेचुरल फोर्स, एक ऐसी प्राकृतिक ताकत जिससे बचना असंभव था। यह जुमला अपने आप में ही एक गुत्थी था। अगर सब कुछ प्राकृतिक था तो रेडिएशन कहां से आया? अगर सिर्फ ठंड से मौत हुई तो इतने भयानक जख्म कैसे लगे? और अगर यह सब संयोग था तो खेमे को अंदर से क्यों फाड़ा गया? साल 2019 में रूसी सरकार ने फिर से जांच की और नतीजा दिया कि यह हादसा एवलॉन्च से हुआ। मगर अधिकतर विशेषज्ञ और पीड़ितों के परिवार आज भी इस निष्कर्ष को मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है, एवलॉन्च थ्योरी उन तमाम तथ्यों को नहीं समझा पाती जो उस जगह पर मिले। और इस तरह यह कहानी आज भी एक रहस्य है। उस बर्फ से ढके पहाड़ पर कभी हंसी और गीत गूंजते थे, मगर अब
वहां बस हवा की सिसकियां हैं। डाइटलोव पास इंसिडेंट को 62 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यह राज अब भी बर्फ में दफन है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, यह इंसान की नासमझी, ब्रह्मांड के रहस्यों और प्रकृति के कहर का ऐसा किस्सा है जिसका जवाब शायद कभी न मिल पाए।